पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। स्टॉक मार्केट में काफ़ी चेंजिंग आई है, लेकिन उसके बाद जो स्टेट बैंक ने उसने सूद की शरह भी बढ़ा दी है सही। और 1 पॉइंट समथिंग कुछ % इन्होंने बढ़ाया है। इसमें मतलब एक तरफ से फ़ायदा है तो दूसरी तरफ से नुकसान भी है। हमारी जो आवाम है नमस्ते वो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पाकिस्तान को भीख मिल गया। पाकिस्तान को भीख मिल गया। $3 बिलियन भीख मिला है पाकिस्तान को IMF से। और जानते हैं, पाकिस्तान IMF से कर्जा लेने में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। इतना कर्जा हो गया है पाकिस्तान का IMF के पास, चौथा सबसे बड़ा देश कर्जा लेने में IMF से। तो बोलिए पाकिस्तान का हाल क्या होगा? लेकिन उस लोगों का समझ में तो आएगा नहीं, पाकिस्तानियों के समझ में तो नहीं आएगा जो उसका हालत क्या हो रहा है, वो कहां जा रहा है। वर्ल्ड में IMF से कर्जा लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क चौथा नंबर पे आ गया पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान का हाल। और वो इंडिया से चैलेंज लगाता है, कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ पाकिस्तान के पब्लिक। लेकिन पाकिस्तान को मालूम नहीं है इंडिया कहाँ है अभी। अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे है, ठीक है, 5वें नंबर पे है पाकिस्तान इंडिया। और पाकिस्तान तो चौथा नंबर पे है, कर्जा लेने वाला सबसे बड़ा देश। 1 नंबर आगे है, इंडिया से आगे है 1 नंबर पाकिस्तान, वो है कर्जा लेने में। और अर्थव्यवस्था में 5वीं में है इंडिया, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे फेंक दिया इंडिया ने अर्थव्यवस्था में। इंडिया जा रहा है आगे और पाकिस्तान जा रहा है पीछे। वो कर्जा ले लेके पाकिस्तान को बेच देगा। $10 बिलियन तो ऐसे ही ले लिया है IMF से। तो ये मिटाने के लिए, ये कर्जा देने के लिए IMF को तो देना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा। तो कैसे करेगा? पाकिस्तान को बेचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक क्या बोलते हैं ये कर्जा लेने के बारे में। चौथा नंबर पे आया है, सबसे बड़ा मुल्क बन गया है IMF के कर्जा लेने में। IMF के पास कर्जा लेने पे सबसे बड़ा मुल्क चौथा नंबर पे आ गया पाकिस्तान। चौथा नंबर, ऐसा वैसा नहीं। 1 नंबर आने पे ज्यादा देर नहीं लगेगा पाकिस्तान को। चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक क्या बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर IMF से $3 बिलियन का कर्जा लेने में कामयाब हो चुका है। लेकिन मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान IMF से कर्जा लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान IMF का चौथा बड़ा मकरूज बन चुका है। अब पाकिस्तान पर IMF का 10 बिलियन से भी ज़्यादा का कर्जा है। लेकिन पाकिस्तान ये कर्जा उतारेगा किस तरह? कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के असासे बिकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि IMF ने बड़ी ही सख्त शराइत पर पाकिस्तान को ये कर्जा दिया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आगे चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद उस्मान नाम है मेरा। उस्मान, क्या करते हैं आप? जी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तो अभी इन्वेस्टमेंट कंपनी में फिलहाल जॉब कर रहा हूँ एज अ टीम लीडर। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपको पता होगा कि पाकिस्तान एक बार फिर IMF से $3 बिलियन का कर्जा लेने में कामयाब हो चुका है। क्या कहेंगे, कितनी खुशाइन बात है ये तो हमारे लिए नहायत अफसोस की बात है, जो हम इतने कर्जे के लिहाज से भी हम टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं। तो हमें ये कर्जा ज़ाहिर है हम जब उतारेंगे तो ये ज़ाहिर है हमारे आवाम के थ्रू ही उतरेगा। हर एक चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने। फॉर एग्जांपल बिजली पे है, अभी इन्होंने रिसेंटली ₹1.45 या 75 पैसे इन्होंने यूनिट फिर महंगा कर दिया है। तो ये सारा बोझ बेचारी आवाम पे ही उतर रहा है। हर एक चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ है इन्होंने, बिजली पे लगाया हुआ है, गैस पे लगाया हुआ है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं ख़रीदारी की
उनके प्रोडक्ट्स पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सामानों पे भी मतलब इन्होंने ना टैक्स लगाया हुआ है। मतलब कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो वो हमें पड़ रही है 150 की पड़ रही है। तो हर एक चीज़ पे हमें टैक्स लगाया, वो आवाम टैक्स दे भी रही है, बिल भी पे कर रही है, सब कुछ कर रही है, फिर भी ये हमें समझ नहीं आ रहा वो पैसा जा किधर रहा है, फिर भी हम इतने मकरूस क्यों हैं। हालांकि हमारी 22-23 करोड़ आवाम है, तो हमें समझ नहीं आ रहा वो पैसा जा रहा किधर है टैक्स। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सारा पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है। अब ये जो हमने $3 बिलियन का एक बार फिर से कर्जा ले लिया, पहले भी हम $7.4 बिलियन के मकरूज थे IMF के, अब हमने $3 बिलियन का और कर्जा ले लिया। तो मुझे बताएं कि वो कर्जा कहाँ गया और ये जो नया कर्जा आया है ये कहाँ जाएगा? ये वो जो पिछला कर्जा और ये कर्जा ज़ाहिर है एडअप ही होंगे, वो IMF छोड़ेगा तो नहीं। उन्होंने भी कुछ शराइत के तौर पर रखाया जा रहा है, हमारी भी कुछ कीमती असासे हमारे गिरवी रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल है ये सरगो अपना गवादर की तरफ जो है पोर्ट जो है वो भी दुबई वालों के अंडर ये कर रहे हैं, सुनने में यही है। और भी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो IMF के हम गिरवी रखवा रहे हैं, तो इसी बेस पे उन्होंने हमें कर्जा दिया, अदरवाइज तो वैसे नहीं। जी बिल्कुल, IMF ने बड़ी सख्त शराइत रखी हैं, जैसा कि आपने खुद बताया कि बिजली के यूनिट जो हैं वो महंगे हो गए। तो IMF की शराइत है ये कि आपने इनको बिजली में सब्सिडी नहीं देनी। दूसरा, आपने अपनी बंदरगाहों को जो है या तो बेच दें या जो है आप लीज पर दे दें। तो आपकी बात 100% दुरुस्त है, हमें जो कर्जा दिया गया है वो इन्हीं शराइत की बना पर दिया गया है, वरना हमें कहाँ मिलना था ये कर्जा। एग्जैक्टली हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। दूसरी बार बिजली भी महंगी कर दी, सब कुछ मतलब महंगे कर दिया है, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन मसला ये, अगर बिजली का देखा जाए तो बिजली तो लोगों को मिल ही नहीं रही है, प्रोवाइड ही नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे इलाकों में तो पूरे 24 घंटे में से 20 घंटे तो हमारे पास लाइट ही नहीं होती। अब कह रहे हैं वो लाइट भी नहीं होगी, जब बिल आता है जिसका आमतौर पे 2000 आता है उसका 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है टैक्स लग के एक्स्ट्रा, और जिसके 10-10 हज़ार आ रहे हैं 20-20 हज़ार दे रहे हैं। मतलब 3 से 4 गुना वो महंगा वो पड़ रहा है। वो बेचारा अब कहाँ से पूरा करेगा आवाम को, यही हमारे बहुत से मसाइल हैं। पहला ही इतना बड़ा मसाइल हमारा बिजली का ही है, बंदा कहाँ पूरा करेगा। ये जो कर्जा लिया गया IMF से, आपको क्या लगता है क्या ये पाकिस्तान के लिए यूज भी होगा या नहीं? ये पाकिस्तान के लिए यूज़ तो होगा, लेकिन ये नहीं पता यूज़ किधर होगा। अच्छा, मेन मसला ये हमें समझ नहीं आता जा किधर रहा है पैसा। तनख्वाहें भी कह रहे हैं कि कम कर दी हैं थोड़ा, उन्होंने कम फॉर एग्जांपल 5 से 10% कम कर दिए हैं पैसे हर किसी की सैलरी में। और बहुत से मतलब चीज़ें उन पर टैक्स लगाया हुआ है एक्स्ट्रा। गाड़ियाँ वगैरह देख लें आप, जो ले रहे हैं, जो आज 15-20 लाख की मिलती है वो आज 50 लाख रुपए की एक गाड़ी है। तो उस चीज़ पे हमें टैक्स लगा रहे हैं, वही टैक्स इनको IMF पास अगर दे रहे हैं तो दे भी रहे हैं तो कम्प्लीटली नहीं दे रहे टैक्स। फॉर एग्जांपल 70% अपने बाद रखते हैं, 30% करके हर एक आइटम से वो दे रहे हैं। लेकिन IMF से कर्जा लेने के बाद एक अच्छी चीज़ जो हुई है, हमारी स्टॉक मार्केट जो है बड़ी तेज़ी से जो है काम करना शुरू होगी। बड़े अरसे से स्टॉक मार्केट हमारी डाउन थी, लेकिन IMF से कर्जा लेने के बाद उसमें एक बड़ा तसलसल बड़ी तेज़ी के साथ देखने में आया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी चेंजिंग आई है, लेकिन उसके बाद जो स्टेट बैंक ने उसने सूद की शरह भी बढ़ा दी है। सही, और 1 पॉइंट समथिंग कुछ % इन्होंने बढ़ाया है। इसमें मतलब एक तरफ से फ़ायदा है तो दूसरी तरफ से नुकसान भी है। हमारी जो आवाम है वो भी मतलब यूँ देखती है कि नज़दीकी फ़ायदा देख लेती है, दूर का नुकसान कभी भी नहीं सोचती। हमारे साथ का जो इंडिया है वो उसकी इकोनॉमी भी कुछ भी नहीं थी। वहाँ के लोग IT में इन्होंने अपनी इकोनॉमी इतनी हाई कर ली है, बिल्कुल बहुत आगे जा चुके हैं। हमसे समझ लो 50-60 साल वो भी आगे जा चुके हैं, और हम अभी तक उसी लाइन पे अटके हैं। भाई हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, भाई अपने बच्चों को तो पढ़ाओ। अपने हमारे इधर ही पूरा नहीं पढ़ रहा बेचारे, ना नौकरी है, सबसे बड़ी बात बेरोजगारी इधर बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। हम इस चीज़ को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, हम तो दूसरे को बच्चों पढ़ाना बहुत दूर की बात है। अच्छा उस्मान, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कब तक हम कर्जे मांग मांग के अपने मुल्क को चलाते रहेंगे? ये सिलसिला कभी तो ख़त्म होगा ना। कब हम अपने मुल्क को अपने पैरों पे खुद खड़े करेंगे? इंडिया हमारा हमसायक मुल्क, मैंने कभी नहीं सुना कि वो IMF के पास कर्जे के लिए गया हो, बल्कि जब किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया उसकी बढ़ चढ़कर हर तरह से माली इमदाद भी करता है, उनको फंड्स भी देता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारा तो मुल्क मेरा ख्याल है चल ही ये इसके ऊपर है, कर्ज़ों के ऊपर रहा है, हम माली इमदाद पर चल रहा है। तो कब तक हम अपने मुल्क को इसी तरह चलाते रहेंगे? जब तक हमारा ये हाल है, हम खुद बेईमान है, सीधी बात है, अवाम ही बेईमान है, तो हमें हुक्मरान भी ऐसे ही मिलेंगे, ये हकीकत है। तो ये दौर तो फिर ऐसे चलता रहेगा सदियों तक। हम कर्जे मांगते जाएंगे, फिर थोड़ा सेट हो जाएंगे, फिर कर्जे मांगेंगे। ये एक किस्म की साइकिल है हमारे मुल्क में चलती जाएगी जब तक हम खुद अवाम सेट नहीं होते थे। हम अवाम वोट तो दे देते हैं, बाद में फिर उनको हुकूमत को ही गालियाँ देते हैं। बेईमानी हम खुद कर रहे हैं, हुकूमत का कोई कसूर नहीं है इतना जितना हम अवाम का है। असल में सारा कसूर जो जाता है ना वो हमारे अवाम को जाता है। साइम कैसे हैं आप? बहुत खैरियत से, वेल एंड फाइन। आप सुनाएं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। साइम, आपको पता होगा
कि पाकिस्तान को आईएमएफ से एक बार फिर कर्जा मिल गया। पाकिस्तान एक बार फिर कामयाब हो गया आईएमएफ से $3 बिलियन का कर्जा लेने में। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी खुशखबरी है ये हमारे लिए? ये शॉर्ट टर्म के लिए तो खुशखबरी ही है। अगर कोई एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होगा तो उस देखेगा कि आईएमएफ जब भी लोन देता है तो हमारे बिजनेसमैन जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस अप होता है, स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आती है और एक ट्रस्ट की जो स्पिरिट है वो चलती है मुल्क में कि हमारे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग और लेंडर्स जो हैं वो हमारे साथ हैं। मतलब मुश्किल हालात में छोड़ा नहीं है उन लोगों ने, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया। माशाल्लाह। तो पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा, मुझे यही लगता है। पहले ही सब लोग हमें कहते हैं कि हम ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं, हम कटोरा लेकर हर जगह मांगने पहुंच जाते हैं, इसलिए हमें कोई बुलाना, हमसे बात करना पसंद नहीं करता। और अब तो ये साफ साफ कह दिया गया है कि जी पाकिस्तान आईएमएफ का चौथा बड़ा मकरूज बन गया है। मतलब कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे जी कर्ज़ा सारे मुल्क लेते हैं, इवन अमेरिका जो है उसका कर्ज़ा हमारे से ज़्यादा होगा। मगर ये बात जानने की कोशिश करें, पाकिस्तानियों को कहूँगा कि हर कंट्री जो कर्ज़े लेता है वो उसको इन्वेस्ट करता है। आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी जो स्टेट की कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करते हो ताकि थोड़ा सा कर्ज़ा लेके उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करो, कर्ज़ों को रीपे करो और मुल्क की जो जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बिज़नेस ग्रोथ है वो आगे जाए। हम क्या करते हैं, हम कर्ज़ा लेते हैं और उसको डुबा देते हैं, ठीक है। बाद में जब वापस करना हो तो एक और मुल्क से हम उधार लेते हैं। तो हमारा सीन ये हो रहा होता है, हम उसका अच्छा यूज़ नहीं करते। साइम, हमने ये कर्जा वापस कैसे करना है? पहले ही हमारे पर आईएमएफ का $7.4 बिलियन का कर्जा था, 3 बिलियन और हमने ले लिया, 10 बिलियन हो गया। काम हमारे पास कोई है नहीं, एक्सपोर्ट हम कर नहीं रहे, कारोबार बंद पड़े हैं। तो ये कर्जा वापस किस तरह करना? और आईएमएफ ने जितनी सख्त शराइत रख कर ये कर्जा दिया है, आपके सामने अवाम ने तो अभी से ही रोना शुरू कर दिया है। कर्ज़ा स्लोली हम, जैसे न्यूयॉर्क में हमारा जो PIA का होटल था बहुत बड़ा, वो हमने सेल कर दिया। एक कौम जब अपाहिज हो जाती है, जब वो फुल दिवालिया हो जाती है तो नज़र आता है कि वो अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देती है। अब हम अपनी जो पोर्ट्स थी वो लीज़ पे बेच रहे हैं, बहुत ही सस्ते पे। लीज़ पे बेचने की बारी तब आती है जब आप खुद अपना कंट्री आपका जो होता है वो उसे यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना नहीं जानता, फिर आप और कंट्रीज़ को देते हो। मगर हमारी सिचुएशन ये है कि हम बहुत ही सस्ते में उनको वो कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो PIA जो है वो उसकी हालत देख लें आप, स्टील मिल हम बेचने पे हैं, पता नहीं बेच दी है मेरे ख्याल में, ठीक है। तो हम कंट्री की ये हालत आ गई है कि अब एसेट बेचना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो कर्ज़े वापस करना तो दूर की बात है, कर्ज़े उल्टा ले रहे हैं हम वापस। तो फ्यूचर जनरेशन देखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल की जो ये हैं जो लीडरशिप है वो बस कर्ज़े लेती जा रही है। यही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि हम कर्जे लेते तो जा रहे हैं, इन्हें उतारना किस तरह है? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो बिकने पे आ जाएगा। पाकिस्तान के असास से आपके सामने, आपने भी खुद ही बताया कि जिस तरह PIA हमारी कराची की बंदरगाह हो गई, हम इनको बेच रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं बड़े घाटे के सौदे पर। तो क्या लगता है अनकरीब पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान का फ्यूचर अब देखें, पाकिस्तान रिग्रेशन में जा रहा है, ठीक है। उसकी जो मतलब अगर ग्राफ में देखें तो वो डाउनवर्ड जा रहा है। और अगर इसी तरह चलता रहा, मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा है कि जनरल याह्या खान ने कहा था कि बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत ही फ़ाइन है, उससे जब पूछा गया, और 1 हफ्ते 10 दिन बाद जो बांग्लादेश है टूट गया। तो अगर हमारी लीडरशिप हमें ये चूरन बेचती है कि पाकिस्तान इज़ परफेक्टली फ़ाइन, IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया इतने लंबे अरसे बाद, इतनी सारी मीटिंग्स होने के बाद, तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि वो ठीक है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, या हमारी जो सिविल पॉलिटिशियंस हों। ये अगर चूरन बेच रहे हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। पाकिस्तान अगर इसी लाइन में चलता रहा तो अगले 15-20 साल तक ये सिविल वार में चला जाएगा। देखें, सोवियत यूनियन बहुत ही बड़ा था, जब उसमें इकोनॉमिक कोलैप्स आया तो वो टूट गया, डिफरेंट जो नेशंस थी वो टूट गई। पाकिस्तान में ये नहीं है कि जैसे बांग्लादेश में एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, पाकिस्तान में डिफरेंट एथनिसिटीज़ रहती हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, मुहाजिर, सिंधी, पंजाबी। तो जब एक मुख्तलिफ़ कौमें इकट्ठे तब रहती हैं जब उनको उनकी फ़ाइनेंशियल हालत ठीक होती है। अगर घर के हालात ठीक नहीं होंगे तो आपस में भाई लड़ना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान की हालत बुरी है तो ये जो एथनिसिटीज़ हैं ये डिवाइड होंगी, यहाँ पे सिविल वार होगी, लोग अपने हकूक़ मांगेंगे, जो कि अब हो रहा है। इमरान खान की पार्टी देखें, वो मुल्क में धरने कर रही है। अगर पश्तून देखें तो वो मंजूर पश्तीन, वो उनको लीड कर रहा है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पिछले 60 ईयर से चल रही है। कराची के हालात आप देखें। तो इस तरह अगर चलता रहा तो हम देखेंगे कि ये मुल्क टूट जाएगा।
अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा दिन कभी हमें और पाकिस्तानियों को देखना नसीब हो। मुझे ये मैं चीज़ ऐड करूंगा, देखें ये पाकिस्तान बहुत ही बड़ा मुकद्दस मुल्क है, ये नहीं टूटेगा, इसे खुदा ने बनाया। जो खुदा ने पाकिस्तान बनाया था 1947 में वो टूट गया था। बांग्लादेश पाकिस्तान था, पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम लीग बहुत आगे थी, बहुत सारे जो लीडर और रहनुमा थे वो बांग्लादेश से थे, वो टूट गया। हर 100 साल बाद आप देखें तो मुल्क की जो जियोग्राफी है वो चेंज होती है। तो आप इस तरह नहीं कह सकते कि पाकिस्तान क़यामत तक कायम और दायम रहेगा, नहीं। बरे सगीर टूटा, फिर बांग्लादेश टूटा, फिर पाकिस्तान यहाँ पे सेपरेट हुआ, ठीक है। तो अगर हालात ऐसे हुए, इनको सुधारा ना गया, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे रेफर्मेशन ना की गई तो मुल्क बहुत अच्छा साइम, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, हमने हमेशा अपना मुआवजा उनके साथ किया है। वो भी आईएमएफ के पास एक दो बार शायद कर्जा लेने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद आज तक मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि इंडिया आईएमएफ के पास गया हो। पाकिस्तान को बार बार आईएमएफ के कर्जे का मोहताज क्यों होना पड़ता है? हम कर्जों के सहारों पे क्यों हैं? क्या हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है कि ये अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सके, या हमारे सियासतदान खुद से इसको अच्छे से चला सकें, ये अपने लिए अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर सके? क्या हमारा मुल्क इतना लूला लंगड़ा और अपाहिज कर दिया इन सियासतदानों ने कि हम इसको कर्जों की लाठियों पर ही चला सकते हैं? देखें, सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है वो माइंडसेट, आइडियालॉजी और सोसाइटी की जो प्रेफरेंसेस हैं एक नेशन की, वो चेंज करना मुश्किल है। जब आप एक राइट ट्रैक पे चल पड़ते हो, मेहनत करते हो, तो 30-40 साल बाद मुल्क ठीक हो जाता है। आपने सोचा भी नहीं होता कि मुल्क कहाँ खड़ा हो जाता है। इंडिया की मिसाल आपके सामने है। इंडिया ने मेडिसन में भी, देखें इंडिया को हम जापान से कंपेयर नहीं करेंगे, मगर इंडिया अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो आगे चला गया है, ठीक है। आईटी में, मेडिसिन में, ठीक है। अगर उनके मोबाइल फ़ोन देखें तो वो भी अपनी नेशन मेड इन इंडिया, ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें। नेशनैलिटी जो है, नेशनलिज्म बहुत बढ़ाया गया। पाकिस्तान का ये हाल देखें कि यहाँ पे अच्छा मोबाइल फ़ोन जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, एक अच्छी गाड़ी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है। मेडिसिन देख लें तो वो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वर्ल्ड मार्केट में इनका कोई शेयर नहीं है। ये बस अपनी पॉपुलेशन को जो है ना गल्फ़ कंट्रीज़ में लेबर के तौर पर धक्के दे के निकाली जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो इज़ अ लिविंग हेल, ठीक है। तो मिडल ईस्ट में वहाँ पे मज़दूर भेज रहे हैं, कश्ती हमारी डूबी, 400 पाकिस्तानी वहाँ पे मर गए। हमारे जो बड़े हैं उनको ये होता है कि यार 400 भेज रहे हैं, 300 डूबेगा, 100 तो जाएगा ना। ऑनलाइन रिमिटेंसेज आएंगे, डॉलर्स आएंगे तो मुल्क थोड़ा बहुत चल पड़ेगा। इनको ये है बस, यहाँ पे इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। शाहिद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शाहिद, आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान एक बार फिर से आईएमएफ से $3 बिलियन का कर्जा लेने में कामयाब हो गया है। क्या कहेंगे आप, कैसी खबर है ये आपके लिए? एक शॉकिंग रिएक्शन है इस हवाले से। तो ये है कि देखें, अभी तक हमें वैसे मिला नहीं है, ये अभी सिर्फ बातें हैं। उम्मीद भी मिल जाए, लेकिन इसके लिए हमारे ऊपर एक हाई किस्म की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगने जा रही है, जिसमें 700 अरब का जो है वो हम पर आप देखें कि टैक्सेस लगने जा रहे हैं। तो वो 700 अरब हमने कहाँ से देने हैं? आप ये देखें कि हमारे ऊपर हमारे खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया पे इतनी महंगी मिलेंगी कि आम पर्सन के लिए एक बाय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहा जा रहा है कि ख़ास कर जिन चीज़ों पर टैक्स बढ़ रहा है, जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी सरे फहरिस्त है। कहा जा रहा है कि आईएमएफ की तरफ से ये शराइत आयद की गई है कि आपने बिजली में इन्हें सब्सिडी नहीं देनी और अपनी बंदरगाहों को या तो आप बेच दें या आप लीज पर दे दें। जी, ये तो फिर आईएमएफ के पास जाएंगे तो आपको हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ों में समझौता करना पड़े, जैसे कि आपका एटमी असासा है, उनकी उस पर भी नज़र है। आने वाले टाइम में आप देखें कि पाकिस्तान को कर्जे की ज़रूरत तो पड़ती रहेगी, क्योंकि हमने इसके अल्टरनेट आज तक किया ही कुछ नहीं है। अगर हमने अल्टरनेट कुछ किया हो जिससे हमें जनरेट कर रहे हो, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, कुछ रेवेन्यू कमा रहे हो, तो उसके एवज हमें समझ आती है कि हम लोग जो है इसके एवज जो है उनको पे कर सकते हैं। जब हम उनको पे ही नहीं करने की सकत ही नहीं है तो हम मज़ीद कर्जे की एक किस्त देने के लिए मज़ीद कर्जा तो लेंगे, जो कि हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर है। आप देखें कि इंडिया की जो है इस टाइम 1 बिलियन के करीब जो है उनकी एक्सपोर्ट है। और अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तो शायद एक साल पहले को 33
के करीब करीब थी, लेकिन वो भी अनकरीब अभी, क्योंकि वो भी अगर मिलियन की बात कर रहा हूँ 33 मिलियन के करीब करीब थी, लेकिन वो भी हमारी ख़त्म हो चुकी है एक्सपोर्ट। तो आप देखें कि पाकिस्तान के पास अभी कर्ज़े के लिए ज़ाहिर बात है, जब हमने कर्ज़ा लेना तो कुछ ना कुछ तो शराइत माननी पड़ेंगी, या अपना पाकिस्तान उनको गिरवी रखवाना पड़ेगा। मे भी आने वाले टाइम में हमारा पाकिस्तान भी गिरवी हो जाए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये कर्जा उतारना किस तरह से है। पहले ही हमारे पास 7.4 बिलियन का कर्जा था आईएमएफ का, 3 बिलियन का और ले लिया, 10 बिलियन डॉलर्स का कर्जा हो गया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता बिकना शुरू हो जाएगा। मतलब मुझे ये कहते हुए भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमने वही बात कि जब हमने रेवेन्यू जनरेट करना ही नहीं है तो हमने मजीद कर्जे ले लेकर अपने मुल्क का बेड़ा गर्क हमारे सियासतदान खुद कर रहे हैं। तो ये कर्जे उतारने किस तरह हैं? आप कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं लेकिन कर्जा उतारने का आप नाम नहीं ले रहे। यही तो बात है, अफसोसनाक बात है हमारे लिए, और शर्मनाक बात है कि हम लोग कमा क्या रहे हैं और हम लोग उसके एवज जो है वो, अगर मज़ीद महंगाई होती जाएगी और आम एक शख्स का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो कर्ज़ा तो दूर की बात, एक आम पर्सन का यहाँ पे पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया। बल्कि जो हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं या जिसके पास कुछ जमा पूंजी है, वो पाकिस्तान में स्टेक करना ही नहीं चाह रहा। उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि हर किसी को ये है कि यार हम किसी। दोस्तों समझ में आया ना, पाकिस्तान को मिला भी 3 बिलियन डॉलर का आईएमएफ से। ठीक है, पहले था 7 पॉइंट कितना था बिलियन डॉलर, अभी लिया है 3 बिलियन डॉलर, तो हो गया 10 बिलियन डॉलर। ये चुकाएगा कैसे? ये चुकाने के लिए पूरा पाकिस्तान को बेचना पड़ेगा, नहीं तो चुकाएगा कैसे? आईएमएफ तो छोड़ेगा नहीं, वो तो लेगा ही। 10 बिलियन डॉलर, एक दो नहीं 10 बिलियन, तो पूरा पाकिस्तान को बेचना पड़ेगा। ये है पाकिस्तान का हाल। लेकिन पाकिस्तान का पब्लिक समझेगा नहीं, वो समझेगा नहीं। ये जो कर्जा लिया है ना, ये 50% भी काम पे नहीं लगेगा पाकिस्तान में। 30% काम होगा और 70% लेके भाग जाएगा लंदन। यही तो है पाकिस्तान का हाल। उसका सोच थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। सोच नहीं बदलेगा तो जो दिन आ रहा है ना, बहुत खराब है पाकिस्तान के लिए, बहुत ही खराब है। सोचना पड़ेगा पाकिस्तान के पब्लिक को, ये क्या हो रहा है, हम लोग कैसे चल रहे हैं। हम लोगों का कोई इनकम नहीं है, सिर्फ उधारी ले रहा हूं। इतना उधारी लेके कितना दिन चल सकता है, ये तो सोचना पड़ेगा। और नहीं तो गुलाम, और क्या, कोई देश के पास गुलामी खटना पड़ेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पब्लिक को फिर से गुलामी खटना पड़ेगा पाकिस्तान को। सोचने का टाइम आया है पाकिस्तान के पास। अभी सोच सकता है तो अच्छा है, अभी नहीं सोचेगा तो और कभी नहीं सोच पाएगा। इतना सही बोलना था मुझे, इतना सही समझाना था, समझा दिया। सब पाकिस्तान के समझ में आया तो अच्छा है, नहीं आया तो भी अच्छा है, हमारा क्या है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए।